नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या। आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्केट की, क्योंकि दो बड़े इवेंट थे। एक था ट्रम्प साहब जो उन्होंने पदभार संभाल लिया है, और एक बड़ा इवेंट होने वाला जो है बजट। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं लिबोर्ड ग्रुप के फंड मैनेजर योगेश भट्ट। योगेश जी, स्वागत है आपका। वेरी गुड इवनिंग निशा मैम। जैसे मैंने कहा कि दो इवेंट का इंतजार था, उसमें से एक हो चुका है, एक और एक होने वाला है। पहले जो हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब जैसे आ गए, अचानक इतने बड़े बड़े डिसीजंस उन्होंने ले लिए पहले दिन से, कि सब देश एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे कि आगे क्या होगा। हमारे मार्केट्स भी बहुत देख सकते हैं, बहुत उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। कैसे समझना चाहिए ट्रम्प की वेलकम का? तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में पूर्व भूमिका क्या बनी हुई थी। हम्म। तो मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि आगे अगर ट्रम्प साहब जीत के आते हैं तो पहले तो टैरिफ्स कैसे वो हैंडल करेंगे। ठीक है। हम्म। इस पे बहुत सारा दारोमदार होता है, क्योंकि हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो बिजनेस होता है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें अगर टैरिफ्स में बड़ा चेंजेस आता है या रेट्स में कमी आती है या ऊपर जाता है, तो आपका स्पेसिफिक सेक्टर इंपैक्ट होता है। ठीक है। सो और पूर्व भूमिका में इलेक्शंस के पहले जो भी टॉक्स किए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, उन्होंने बहुत ही ये मुद्दे पर भार रखा था कि मैं अगर आऊंगा तो मैं टैरिफ्स वॉर एक तरह का करूंगा। और उसी हम्म। की वजह से मार्केट वाज काइंड ऑफ अ क्यूरियस, जिसे हम कहेंगे कि भाई क्या होगा। और अगर आप अभी तक देखें, उन्होंने 20 जनवरी को अपना पदभार संभाला है, और अब आज हम 27 तारीख को जब बात कर रहे हैं, तो 6-7 दिन में ऐसा कोई स्पेसिफिक रेट्स कहीं पे भी आया नहीं है। ठीक है। हम्म। लेकिन एक उम्मीद है, और जो उनके स्टेटमेंट हर रोज नए नए आ रहे हैं, उसमें काफी वॉलेटिलिटी उत्पन्न हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कल ही का एग्जांपल ले लीजिए कि भाई एक मिलिट्री प्लेन था यूएस का जो कोलंबो में लैंड करना चाहता था, तो उनको परमिशन दी नहीं गई। तो उसकी वजह से ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अभी मैं कोलंबिया पे बहुत सारा टैरिफ लगा दूंगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा। एंड हम्म। नो डाउट अमाउंट वाइज इट इज नॉट दैट बिग, क्लोज टू अराउंड $40 बिलियन का एक्सपोर्ट्स कोलंबिया से यूएस में हो रहा है। बट फॉर एज अ नेशन कोलंबिया पे काफी असर पड़ सकता है। सिमिलरली एक स्टेटमेंट आया, डेनमार्क को कहा गया कि भाई हमको ग्रीनलैंड दे दो, और अगर आप हाँ। नहीं दोगे तो बिल्कुल। आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। सिमिलरली देयर वाज अ डिस्कशन फॉर इवन चाइना आल्सो, कि भाई हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द टेरिफ वॉर्स, और हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल द टेरिफ वॉर। सो ये जो बड़ी दिक्कत हो रही है, उसका एक तो बहुत बड़ा दारोमदार हमारे मार्केट्स पे, या नॉट ओनली अवर मार्केट्स, ब्रॉडली सब मार्केट्स पे इसका असर होता है। सो दैट इज वन। द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रम्प्स कमिंग इज द क्वेश्चन मार्क ऑन द फेडरल रिजर्व पॉलिसीज। ठीक है। तो वहां हम्म। पे जैसे हमने देखा लास्ट एक साल में, जो पहले एक साल पहले अगर हम बात करते थे तो 2024 कैलेंडर ईयर में 4 रेट कट की उम्मीद थी। उसके सामने हमने सिर्फ 2 रेट कट देखे। और हम्म। आगे जाके भी अभी जो फेड की कमिटी जो बन बन रही है, उसकी जो कमेंट्स आ रही है, उसमें भी हमको ज्यादा रेट कट अभी दिख नहीं रहा है। और इनफैक्ट यूएस की बॉन्ड मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो तो अलग ही कहानी बता रही है। वो क्या बता रही है, इनफैक्ट 50 बेसिस कट होने के बावजूद द यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर इज गॉन अप, इट इज क्लोज टू अराउंड 4.8%। सो व्हाट इट शोज दैट मार्केट हमको कहता है कि भाई ये रेट कट अभी ज्यादा होगा नहीं। ओके। और होगा तो होगा, या एक या दो मुश्किल से कैलेंडर ईयर 2025 में होगा। तो एक तरफ ये बात फेडरल पॉलिसी हो गई। दूसरी तरफ आप देखिए जापान, विच इज ऑल्सो द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम्म। उन्होंने रेट बढ़ा दिया। अभी उनका रेट जो 50 बेसिस पॉइंट हो गया, जो 25 बेसिस अभी बढ़ा 3 दिन पहले, जो 2008 के बाद पहली बार हमने ये 50 बेसिस का रेट देखा जापानीज मार्केट में। और आगे हम्म। जाके एनालिस्ट बता रहे हैं कि वहां पे भी 1% की उम्मीद है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ऑन वन साइड ऑफ द इकोनॉमी विच इज कटिंग रेट, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द सेकंड इज हाइकिंग द रेट, राइट। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसमें भी बहुत सारा ट्रम्प का क्या स्टैंड रहेगा फॉर द इंटरेस्ट रेट पार्ट। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली अगर यूएस का एक सेट होता है, तो उसकी असर डॉलर इंडेक्स पे पड़ती है। और डॉलर इंडेक्स अभी आपने देखा है 109 के करीब पहुंच गया है।
काफी सारी कंट्रीज की इकोनॉमी में करेंसीज वीक हुई है। इनफैक्ट रुपया भी हमने देखा गिरते हुए अभी 86.35 36 पे आ गया है। सो ओवरऑल ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स का भी कैसे हाल करेंगे ट्रम्प साहब, वो भी एक देखना पड़ेगा। और लास्टली बट नॉट द हम्म। लीस्ट, is हम्म। the most important factor is the dominance of the technology companies in the US market, right? जिसको हम मेगा सेवन कंपनीज कहते हैं। तो उसमें भी अभी बहुत कंसंट्रेशन बढ़ गया है। इनफैक्ट यूएस मार्केट वैल्यूएशंस ऑन द नैस्डैक साइड और द टेक्नोलॉजी साइड इज रूलिंग वेरी हाई। और कल ही जो एक डेवलपमेंट हुआ है, डीप सीक करके, जो चाइना की एआई कंपनी है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो एनवीडिया को डायरेक्ट कम्पीट करेगा। तो उसकी असर से भी ये सब वैल्यूएशंस आगे जाके कहाँ सेटल होंगे, वो भी हमको देखना पड़ेगा। सो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि ट्रम्प का जो आना, ये जो आया है, वो एक ऐसी लेवल पे आया है जहां पे बहुत सारी उम्मीदें थी, और वो उम्मीद का अब कैसे एक्शन होगा उसके, और एक्चुअल जाके कहाँ रेट सेटल होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको टैरिफ के रेट सेटल होने के बाद ही हमको एनालिसिस में खबर मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ पे इम्पैक्ट हम्म। हो रहा है। हम्म। तो ये सब देखना पड़ेगा, और इसकी तरह से हमको ये पूरे सिनेरियो को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं ट्रम्प की एक इवेंटफुल स्टार्ट हुई है, और ये इवेंटफुल जो स्टार्टिंग है वो कैसे आगे बढ़ती है उस पे सारे देशों की नजर है। लेकिन हमारे लिए जो खास महत्व का रहता है वो एफआईआई की एंट्री या एग्जिट होती है। हाल फिलहाल आप देखिए बहुत ही मैसिव तरीके से एफआईआई यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। बहुत उनका होल्डिंग कम होता जा रहा है। ये चिंता का विषय नहीं है? निशा बेन, एक तो एक ये मिथ मैं आपको सॉल्व करूंगा इन आपके दर्शकों प्लीज। के लिए, कि एफआईआई की डेफिनेटली सेलिंग हुई है कैलेंडर ईयर 2024 में। बट ये कैलेंडर ईयर 2024 में उनकी सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग हुई है क्लोज टू अराउंड 1,70,000 करोड़। और उसके सामने उन्होंने, एफआईआई ने प्राइमरी मार्केट में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट का बाइंग किया है। तो अगर मैं ये नेट नंबर करूंगा, तो नेट नंबर में इतना नेगेटिव नंबर दिख नहीं रहा है। बट यस, हमारे जो सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग दिख रही है वो कंटिन्यू है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह से हमको यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। और इनफैक्ट अगर आप ओनरशिप पैटर्न भी देखेंगे, तो एफआईआई की ओनरशिप इंडियन मार्केट में अभी ऑलमोस्ट 7-8 years लो पे आ चुकी है, क्लोज टू अराउंड 16% odd। So this also shows that the profit booking or the exit from the FIIs is continuing. Now इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण यह है कि यूएस के जो रेट्स हैं उसमें रिस्क फ्री रिटर्न, जिसको हम यूएस मार्केट में बोलेंगे, हम अगर मैं यूएस का इन्वेस्टर हूं तो मुझे यूएस में ही पैसा रखने के लिए हम्म। 5% मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं करेंसी डिप्रिशिएशन का रिस्क उसमें एडजस्ट करूं 3 से 4% का, तो मुझे हम्म। अराउंड 8-9% का रिस्क फ्री रिटर्न यूएस में पैसा रखने के लिए मिल रहा है, विच इज नॉट हैपन इन द हिस्ट्री। एंड दैट हमने जो 0% रेट थे वहां से 5% आ गया। ट्रू। So this is one of the biggest reason जो FIIs का float not only from India but all the other markets, it is going back. US में वापस पैसा जा रहा है because the risk-free rate of return in US is very high as compared to in the past. So this is the first reason I would say FIIs का selling चालू है। और दूसरा जो सब इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली हम्म। इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में वी वर डेफिनेटली ट्रेडिंग एट अ हाईएस्ट वैल्यूएशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रोथ डायनेमिक्स थोड़े अच्छे हैं, इसकी वजह से भी इंडिया वाज ऑलवेज अ बेटर पोजीशन। इनफैक्ट एमएससीआई में भी अगर आप वेट देखें तो वी हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट 2-3 years। चाइना का कॉम्पोजिशन घट के आया है। तो डेफिनेटली इंडिया इज डेफिनेटली अट्रैक्टिव, बट द वैल्यूएशन वाज वन ऑफ द अदर कंसर्न्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से यहाँ से पैसा बाहर गया है। पिछले दिनों एफआईआई भले ही यहाँ से एग्जिट ले रहे हो, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिसे हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट को संभाले रखा था। लेकिन हाल फिलहाल जो मार्केट का हाल हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली निशा बेन, हमार रिटेल इन्वेस्टर्स हैव शोन रिमार्केबल रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड अगर आप लास्ट 4 साल में देखें, तो इन्वेस्टर्स की जो तादाद है वो काफी बड़ी है। अगर मैं आज के दिन में अगर एनालिसिस करूं, तो 100 अगर इन्वेस्टर हैं, उसमें से 80% 80 इन्वेस्टर्स तो लास्ट 4 साल में ही आए हैं, ठीक है।
और इन्होंने ये जो ब्रीड आई है जिसको हम यंगस्टर्स कहेंगे या जो भी नए इन्वेस्टर्स हम्म, आए हैं, उन्होंने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा नहीं है। इनफैक्ट लेट मी पुट ये इट तो आपने दिस वे कि बहुत जो सही बड़ी बात बड़ी की। जो हम्म। बेयर मार्केट बड़ी इसके पहले आई है, 2008 की या 2000 की या 1992 96 की या 1987 की, तो ये जो बड़ी बड़ी बेयर मार्केट्स थी उसका अनुभव ये इन्वेस्टर्स को नहीं है। सो दैट इज वन, बट दैट डजंट मीन कि विल स्टॉप, बट ओनली थिंग इज व्हाट वी हैव टू सी इज दैट ये इन्वेस्टर्स का कैसे बिहेवियर रहेगा जब उनका एसआईपी रिटर्न नेगेटिव होगा, राइट? हम्म। तो अभी मैं हम्म। कुछ एनालिसिस कर रहा था, लास्ट 2 साल का रिटर्न कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है अभी। सो दिस इज द ओके। रियल टेस्टिंग टाइम, लेट मी पुट इट दिस वे। और लॉन्ग टर्म जो उनका अभिगम है कि भाई मैं 20 साल के लिए एसआईपी कर रहा हूँ या 30 साल के लिए एसआईपी कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये भी वॉलेटिलिटी पसार पास हो जाएगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टर्बुलेंट टाइम है वहां पे आप कैसे इसको बिहेव करोगे, कि उनका मुझे जो वरी है कि उनके पास उसका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? तो नए इन्वेस्टर नए एक्सपीरियंस में कैसे इसको बिहेव करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। बट यस, वी कैन श्योरली से दैट द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव मैच्योर्ड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज देयर एसआईपी बुक सब्सटेंशियली। 26,000 करोड़ की बुक हो गई है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। लेट अस होप कि ये कंटिन्यू रहे और इनके बिहेवियर ये टर्बुलेंट टाइम्स में ज्यादा हिले नहीं। डेफिनेटली नए इन्वेस्टर्स जो है और नई पीढ़ी जो है वो मार्केट की तरफ बहुत आकर्षित हो रही है। और लेकिन उनको मार्केट में निवेश के साथ साथ पेशेंस नाम की चीज भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है। अगर आपको निवेश करना है, इक्विटी से पैसा कमाना है, तो आपको पेशेंस रख के बहुत सालों तक वेट करना पड़ता है। और हाँ, अगर आपको जैसे सर ने कहा अनुभव नहीं है, जो आपने 2008 या 2020 का जो सबसे बड़ा डिप आया था वो आपने नहीं देखा है, तो आपको वो हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी और वो समझना पड़ेगा। और हाँ, डरना मना है, यहाँ पे डरना नहीं है। इजीली हमारे जो गेस्ट आपको सलाह देते हैं उसको अमल कीजिए और निवेश अपना जारी रखिए। ठीक है, तो अब बड़ा इवेंट आगे है जिसकी आज हम पहले चर्चा करेंगे, वो है बजट। सबको इंतजार रहता है कि बजट में मेरे लिए क्या आएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट को और आपको क्या अपेक्षा है इस बजट से? तो निशा बेन, पहले तो ये समझते हैं कि अभी ऑफ कोर्स 1 फरवरी को अपना बजट आ रहा है, और ये जो बजट आएगा ये मिस्टर मोदी का 3.0 जिन्हें हम कहेंगे उनकी थर्ड टर्म का फर्स्ट बजट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी उम्मीदें डेफिनेटली हर टाइम की तरह ज्यादा ही है। तो ये जो अभी मार्केट का माहौल है या इकोनॉमी का माहौल है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं पहले तो उसको समझते हैं, क्योंकि अगर वो समझेंगे तो फिर बजट में हम वो अगर जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ गवर्नमेंट से आता है कि नहीं, वो हमको समझना आसान रहेगा। तो सबसे हम्म। पहले जो आज का चैलेंज है वो है ग्रोथ का। हमको सबको पता है कि जीडीपी ग्रोथ नंबर्स 4 साल के लो पर आ गए हैं। आरबीआई का टारगेट है 6.6% के करीब करीब जीडीपी को ग्रो करना। एंड इंडिया जैसी कंट्री में इनफैक्ट 7% से ऊपर या 7.5% के आसपास का अगर ग्रोथ आए तो सबको काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये जीडीपी ग्रोथ को कैसे आप हैंडल करेंगे और उनका क्या अनुमान होगा आगे साल के लिए, वो एक दिक्कत रह रही है। दूसरा जो प्रॉब्लम अभी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो हमेशा से तालमेल झोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको लग रहा है कि कैपेक्स साइकिल जो नंबर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, हम्म। इनफैक्ट इट हैड गॉन अप। लास्ट ईयर अगर आप देखें बजट में तो 11,15,000 करोड़ का कैपेक्स नंबर दिया था, जो उसके प्रीवियस ईयर्स से मुकाबले 9.5 लाख करोड़ के सामने 11,15,000 का नंबर दिया था। और उसमें अभी जो एक्चुअल स्पेंड हुआ है अब तक का वो करीब करीब 8.5 लाख करोड़ है। तो हमको अभी बहुत सारा हेवी लिफ्टिंग चाहिए कैपेक्स में। अभी कैपेक्स क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आपको एक ऑन वन साइड आपको फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना है। तो कहीं ना हम्म। कहीं कोई रेवेन्यू रिसीट में आपको शॉर्टफॉल दिख रहा है, दैट इज द रीजन आप कैपेक्स नहीं कर पाए। और ये जो कैपेक्स नहीं हो रहा है उसका पूरा साइकिल जिसको हम कहेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहेंगे, तो उसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कंजम्पशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। गवर्नमेंट का कैपेक्स नंबर क्या रहेगा, और अगर आगे जाके हमको कैपेक्स पे स्लो डाउन करना पड़ेगा तो उसकी हमारी इकोनॉमी पे क्या असर आएगा। तीसरा जो महत्व का मुद्दा हमेशा से रहा है वो हाउ द इन्फ्लेशन विल बी मैनेज्ड। हम्म। ये और ये जो महंगाई है उसकी जो दर है
उसको आपको हमेशा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो अभी ग्लोबल सिनेरियो भी है, कि हमको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन मात दे रही है। और दैट इज द रीजन आप महंगाई कैसे टैकल करोगे उसको भी देखना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको सबको कंजम्पशन बूस्ट बूस्ट चाहिए। हम सब ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो सोचते हैं कि हमारा अगले साल टैक्स कम हो। इनफैक्ट आपको जान के ताज्जुब होगा, कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले पर्सनल इनकम टैक्स का नंबर अब बढ़ के आया है। 11 लाख करोड़ के ऊपर पर्सनल टैक्स हो गया है, और 10.45 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स है। तो इनफैक्ट इंडिविजुअल्स आर नाउ पेइंग मोर टैक्स देन कॉर्पोरेट्स। बट दैट इज द रीजन वाई बहुत सारी उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट ये साल ये बजट में कुछ ना कुछ राहत दे, और उसकी वजह से जो अगर आपके हाथ में पैसा ज्यादा थोड़ा बच जाए, और महंगाई आपको अगर कंट्रोल करनी पड़े, तो उसके बाद आप कंजम्पशन पे थोड़ा थोड़ा पैसा ज्यादा स्पेंड करेंगे, और उसकी वजह से इकोनॉमी में आपका साइकिल घूमेगा, और दैट इज द रीजन द जीडीपी ग्रोथ ऊपर आएगी। सो नेट नेट ब्रॉडली स्पीकिंग, यस, और सारे बहुत सारे कैपेक्स रिलेटेड या रेलवे डिफेंस रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी जीएसटी का एग्जांपल ले लीजिए। अभी तो बहुत सारा चीज जीएसटी का काउंसिल में मैनेज हो रहा है, बजट में कुछ नहीं आता है, जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स आता था। बट यस, जीएसटी का भी सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे रेट्स जो अभी भी 18%, 28% पे है, उसको रैशनलाइजेशन की जरूरत है। तो ये सब यू कैन डू ऑफ बजट ऑल्सो। पर जीएसटी से भी काफी सारी उम्मीदें हैं, जो रैशनलाइजेशन से आगे जाके हमको फायदा कराए। बजट में जो एक टर्म्स हमारे मार्केट के लिए जो महत्व के होते हैं, वो मैं आपको समझा दूँ, वो अपने दर्शकों को बता दूँ, वो है एसटीटी, एलटीसीजी और एसटीसीजी। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और खास करके सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारे भारी भरकम वर्ड है ना, जब सामने हाइलाइट होता है ना, तब यहाँ हर एक इन्वेस्टर की, ट्रेडर्स की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्या इसमें कोई बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं? इनफैक्ट ये एक बहुत ही कॉमन मुद्दा अभी डिस्कशन में चल रहा है कि जब कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं था, तो हम्म। तब एसटीटी को लाया गया था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को, कि कैपिटल गेन्स टैक्स जीरो है, इसके लिए हमको एसटीटी इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन जब इन कैपिटल गेन्स को रीइंट्रोड्यूस कराया गया, कि आपका कैपिटल गेन्स टैक्स भी चालू रहा, इनफैक्ट चालू भी नहीं रहा लेकिन बढ़ भी गया, ठीक है, हम्म। और आपका एसटीटी भी चालू रह गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट है, और मार्केट की एक उम्मीद है कि ये जो पहले प्रॉमिस किया गया था कि भाई जब कैपिटल गेन्स टैक्स चालू होगा तो एसटीटी को नाबूद किया जाएगा, वो नहीं हो रहा है। तो वहां पे या तो कुछ रिडक्शन हो, या फिर बड़े कैपिटल गेन्स टैक्स में भी जो नंबर्स लास्ट ईयर बढ़े थे उसको परसेंटेज से कम किया जाए, या तो फिर डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो अभी 1 साल है शेयर मार्केट के लिए, उसको अगर 1 साल से बढ़ा के 3 साल कर दे, और फिर 3 साल के बाद अगर आप शेयर्स बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को जीरो कर दें। ऐसी बहुत सारी उम्मीदें लेके हम ये बजट में जा रहे हैं। उसमें उनमें से कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है फरवरी को पता चलेगा। हाल ही के जो तिमाही के नतीजे आए, वो बहुत सारी कंपनियों के इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अगर जो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया जाता है, जिसकी उनका अपेक्षा की जा रही है कि शायद आम आदमी को थोड़ी राहत दी जाए और कॉर्पोरेट में टैक्स बढ़ाया जा सकता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया था, और इसकी वजह से फिर वहां पे अपने हमको एक मार्केट में रैली मिली थी। बट यस, कॉर्पोरेट टैक्स अगर बढ़ता है तो इट विल हैव सम टर्बुलेंट इफेक्ट इन दी मार्केट, बिकॉज इश्यू इज दैट अभी कॉर्पोरेट की अर्निंग इटसेल्फ ही थोड़ी वीक चल रही है, ठीक है। हम्म। उम्मीद के मुकाबले हम अगर नंबर्स देखें ब्रॉडली, तो वो कम आ रहे हैं। और उसमें अगर फिर आप टैक्स बढ़ाओगे तो इट इज अ डबल वैमी, राइट। तो डेफिनेटली अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ता है यहाँ पे, तो इट विल हैव सम रब ऑफ नेगेटिव इफेक्ट इन द शॉर्ट टर्म। यस, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी अगर ग्रोथ अच्छा करेगी तो इट विल हैव अ सोबरिंग इम्पैक्ट, बट शॉर्ट टर्म में इट कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो नजर रहेगी इन सारे आंकड़ों पर, और बजट के बाद फिर से हम आपसे चर्चा करेंगे इस सारे आंकड़ों पे। लेकिन आज हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अब बजट को कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उससे पहले अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। एज अ फंड मैनेजर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे आप फोकस करने की एक सलाह देंगे? तो निशा मैम, सेक्टोरली ऐसा है कि अभी मार्केट का जो वैल्यूएशंस है, वो आई वुड नॉट से कि बहुत सारा चीप हो चुका है, ठीक है। हम अभी एक ऊपर के लेवल से निफ्टी ने करीब करीब 13% का करेक्शन दिया है।
और स्मॉल कैप में आज थोड़ा ज्यादा गिरावट थी, तो 17% का हमने स्मॉल कैप में गिरावट देखी है। अभी भी ये जो लेवल्स है मार्केट के, वो वैल्यूएशन वाइज इतने भी अच्छे नहीं हो गए हैं कि आप ऑल होप जाके इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो पहले तो ये ओवरऑल वैल्यूएशंस का हो गया। विद इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप, ऑब्वियसली रिलेटिवली लार्ज कैप्स आर डेफिनेटली सेफर एट दिस पॉइंट इन टाइम एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। बट इसका इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अपना एसआईपी स्मॉल कैप में अगर चल रहा है तो उसे बंद करें। हम्म। वो कंटिन्यू रखें, उसमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली यू विल बी अ विनर। बट यस, अगर आप टेक्निकल एलोकेशन देखते हैं तो लार्ज कैप एट दिस जंक्चर वुड बी अट्रैक्टिव रिलेटिवली एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। और अगर सेक्टोरली मैं बात करूं तो जो बड़ी गिरावट अभी आई है सेगमेंट में, तो एक तो आपका ऑटो इंडेक्स ज्यादा गिरा हुआ है। हम्म। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि आपका रियलिटी इंडेक्स ज्यादा गिरा हुआ है, एफएमसीजी इंडेक्स ज्यादा गिरा हुआ है एज कंपेयर टू मार्केट। और एक प्राइवेट बैंक्स में बहुत सारा अंडर परफॉर्मेंस काफी सालों से चल रहा है। सो ब्रॉडली अगर मुझे सेक्टरली सिलेक्ट करना है तो आई वुड सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स ओवर पीएसयू बैंक्स। सेकेंडली, रिलेटिवली रियलिटी सेक्टर्स में हम पिक एंड चूज कर सकते हैं। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कि पूरा जो एक इग्नोर्ड सेक्टर जिसको हम कहते हैं कि भाई किसी को देखना ही नहीं है, जैसे स्पेशलिटी केमिकल हो गया या सीमेंट हो गया, ये काफी अरसे तक ये इग्नोर्ड सेक्टर रहा है, तो उसमें भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होकर आ रही है। क्योंकि सीमेंट पे देखिए स्पेसिफिकली क्या हुआ, लास्ट ईयर पूरा साल एक कंसोलिडेशन का ईयर रहा, बहुत सारे हम्म। इक्विजिशंस हुए, और इसकी वजह से प्राइसेस ऑफ सीमेंट हैज नॉट गॉन अप। इनफैक्ट prices of cement has not gone up in the last 10 years. A CAGR increase is only 1%. So there is definitely a strong opportunity. Profitability ratios are at a lower level. So यहाँ पे एक सीमेंट एज अ सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो आई वुड सिलेक्ट वेरी कॉशियसली अबाउट विद इन दिस सेगमेंट, और बॉटम अप काम करके हम सिलेक्टिव कंपनीज को चूज कर सकते हैं। आपने रियलिटी की बात की तो उसी पे मैं कुछ आगे पूछना चाहूंगी, क्योंकि सीमेंट आप बोल रहे हो बहुत समय से साइडवेज चल रहे हैं, उस पे फोकस नहीं करना है। लेकिन क्या घर लेना चाहिए या स्टॉक में निवेश करना चाहिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे, कंपनीज पे? ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है निशा बेन, कि आपका जो रवैया है वो उसमें चॉइस आपको करनी है कि आप अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आपके ओनरशिप के हाउस में शिफ्ट होना कि नहीं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, पर्सनल चॉइस का मैटर हो जाता है। बट फाइनेंशियल एंगल से अगर आप बात करें तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन इट हैज ऑलवेज शोन दैट द इक्विटी मार्केट्स हैज गिवन यू अ बेटर रिटर्न्स, राइट? आई एम टॉकिंग रियली लॉन्ग टर्म, 15-20 नहीं, years लेकिन अगर आप एज बात कंपेयर करें टू रियल एस्टेट स्टॉक्स में कमी देखी गई है या गिरावट देखी गई है, तो इसके पीछे की वजह मैं जानना चाहूंगी। लेकिन क्योंकि अगर आप हर महीने के अगर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखें तो वो तो बढ़ते ही दिख रहे हैं। मतलब घर बिक रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर नहीं बिक रहे। तो क्या रीजन है रियल एस्टेट कंपनीज के स्टॉक्स में ना बढ़ने का? ये एक जिसको हम कहेंगे कि प्राइस और रियलिटी चेक जिसको हम कहेंगे, ऑफ द स्टॉक्स वर गॉन अप हेवायर। बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ये सब ट्रेड हो रहे थे, तो वहां से हमको एक ये करेक्शन मिल रहा है। आई वुड से इट इज अ प्योर प्योर प्राइस करेक्शन, नथिंग टू डू विद द एक्चुअल फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट ग्रोथ अभी भी आ रही है, अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल लेवल इट आउट। बट यस, हाई वैल्यूएशन हो गया था जहां पे रियलिटी चेक होके हमको अभी ये करेक्शंस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। यूजुअली बजट आते ही हम देखते हैं ऑटो में एक खासी तेजी हो जाती है, या फिर हम डिफेंस स्टॉक्स हैं वहां पे काफी बढ़त देखी जाती है, या हमें वहां पे ज्यादा निवेश या ट्रेड हमें देखने को मिलता है। ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जहां पे आपकी फोकस सबसे ज्यादा है बजट को लेकर? को ध्यान में रखते कोई भी सेट, और फर्टिलाइजर में कुछ उम्मीदें बनती थी और फर्टिलाइजर स्टॉक्स चलते थे प्री बजट, और बाद में सडनली कुछ नहीं आता था तो ऑल स्टॉक्स वर कमिंग डाउन। सो आई वुड नॉट रेकमेंड फॉर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पिक्स, डिपेंडिंग अपॉन द बजट, की बजट में ऐसा आ जाएगा इसके लिए मुझे इसमें आज इन्वेस्ट करना है। आप हम्म। हमेशा से ब्रॉडर व्यू लइए, लॉन्ग टर्म व्यू लइए, और वो हिसाब से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो फायदेमंद रहेगा। तो हमें बताइए योगेश जी, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है या उसमें गिरावट देखी जा रही है, ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना हो तो कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले सालों में? तो आई वुड से दैट ब्रॉडली स्पीकिंग, मैंने आपको पहले बताया वैसे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। सिलेक्टिव जो इग्नोर्ड सेक्टर्स हैं उसमें अभी जो स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर है वो अच्छा लग रहा है। सीमेंट एज अ कंसोलिडेशन फेज खत्म हो चुका है,
तो उसमें आप चूज एंड पिक कर सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, फार्मास्यूटिकल एज अ एंटायर सेक्टर ऑल्सो लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नो डाउट थोड़े वैल्यूएशंस उसमें ज्यादा है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वो अभी लास्ट 6 महीने से हो रहा है, बट उसमें अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसको हम कहेंगे स्पेशलिटी इंजीनियरिंग की जो कंपनीज है, जो बहुत छोटी कंपनीज होंगी, बट आप एक स्पेशल निश सेगमेंट में काम कर रहे हो। अगर जो हम यू नो भारत की बात कर रहे हैं कि China+1 की अगर बात करें, तो इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा बन जाएगा इंडिया में। और अगर आपके पास कोई स्पेशल निश प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग का, जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सप्लाई करते हैं, तो वो एक सेगमेंट भी बहुत सारा आगे जाके आपको काम में आएगा। बिल्कुल, तो इस सारे सेक्टर्स पे हमारी नज़र रहेगी और बजट आउटकम पे भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।